हॉलीवुड सेटअप आपको लेकर चलता है फिल्मी दुनिया की एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत होती है जहां दिखाया जाता है कि जिनों की उत्पत्ति कैसे हुई। कहा जाता है कि भगवान ने उन्हें थर्सडे के दिन बनाया था, यानी उस दिन के बाद जब फरिश्ते बनाए गए थे। जिनों को अपार शक्ति दी गई, लेकिन उस ताकत के साथ उनमें घमंड आया। उनका अहंकार इतना बढ़ गया कि उन्होंने खुद भगवान की जगह लेने की इच्छा कर ली। फिर एक युद्ध भगवान और जिनों के बीच हुआ जो पूरे 300 साल तक चला, लेकिन हर जिन उस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। कुछ जिनों ने शांति का रास्ता अपनाया और खुद को रिंग्स में कैद कर लिया ताकि वे उस लड़ाई से बच सके। जब वो महान युद्ध आखिरकार खत्म हुआ तो भगवान ने तय करा कि वो जिनों की जगह एक नई रचना बनाएंगे और तब उन्होंने मनुष्य को बनाया। भगवान ने आदेश दिया कि अब सभी फरिश्ते और जिन इंसानों के आगे झुकेंगे। हर कोई मान गया सिवाय एक जिन के। वो जिन झुकने से इनकार कर देता है। सजा के तौर पे भगवान उसे स्वर्ग से निकाल देते हैं और नर्क में फेंक देते हैं। वो जिन भगवान से कहता है कि वो साबित करेगा कि इंसान खुदगर्ज और लालची है। भगवान उसकी चुनौती स्वीकार कर लेता है, लेकिन एक शर्त रखते हैं कि अगर कभी भी उस जिन को एक भी ऐसा इंसान मिला जो पूरी तरह निस्वार्थ व सच्चा है, तो उस दिन भगवान उसे ऐसी सजा देंगे जो नर्क से भी बदतर होगी। यहीं से शुरू होती है उस जिन की यात्रा। वो जिन एक दिए से दूसरे दिए, एक अंगूठी से दूसरी अंगूठी तक भटकता रहा। हर बार जो भी उसे आजाद करता, उसे वो 3 इच्छाएं पूरी करने का मौका देता, लेकिन हर इंसान वही चाहता था, ताकत, दौलत या बदला। हर बार जिन का दावा सही साबित होता गया, लेकिन एक दिन उसने एक छोटी सी लड़की से मुलाकात की जो मरने से पहले भी अपनी खुशी नहीं बल्कि दूसरों की भलाई की दुआ मांग रही थी। और उसी पल भगवान ने उस जिन को ऐसी सजा दी, उसे धरती के गहरे नीचे एक दिए के अंदर हमेशा के लिए कैद कर दिया। अब वो उस दिन का इंतजार करता रहा जब कोई और लालची इंसान उसके चिराग को घिसेगा और वो फिर साबित कर देगा कि इंसान स्वार्थी है। उस जिन का नाम था इब्लिस। यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। हम मिलते हैं खायोन से, एक जवान लड़की जो अपनी दादी के साथ रहती है। उसकी माँ ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था और तभी से उसकी परवरिश उसकी दादी ने की। दादी के प्यार और शक्ति से खायोन मजबूत और भावनाहीन बन चुकी थी। अब 20 साल बाद खायोन कोरिया से दुबई जाती है अपनी माँ से मिलने के लिए। वो बताती है कि पिछले 10 सालों से वो हर दिन उसी रेस्टोरेंट में उसी टेबल पर बैठती है, सिर्फ अपनी माँ की एक झलक देखने के लिए जो वहाँ काम करती थी। वो ये भी बताती है कि उसकी माँ जो पैसे घर भेजती थी, उसकी दादी ने कभी वो पैसे इस्तेमाल नहीं किए। उन्होंने वो सारे पैसे जमीन में गाड़ दिए और वहाँ मिर्च के पौधे उगा लिए। खायोन अपनी माँ से बस एक बात कहने आई थी कि उसे और उसकी दादी को ना तो उसके पैसों की जरूरत है और ना ही उसके झूठे प्यार की। वो दरअसल ये कहना चाहती थी, अगर उसकी माँ ने फिर कभी उसकी दादी को रुलाया तो वो उसे बख्शेगी नहीं। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन खायोन एक डेजर्ट टूर पर जाती है। वो अपने ग्रुप से थोड़ा दूर निकल जाती है और अपनी सबसे खास दोस्त मिंजी को टेक्स्ट मैसेज करती है। चलते चलते अचानक उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है। वो रेत में दबा हुआ पुराना धूल से भरा चिराग होता है। गुस्से में खायोन उस चिराग को जोर से पटक देती है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। वो चिराग चमकने लगता है और उससे बाहर आता है इब्लिस, जो लगभग 983 साल से कैद था। इब्लिस अपना परिचय देता है और बताता है कि उसने उसे आजाद किया है, लेकिन खायोन उसे पागल समझकर वहां से चली जाती है। बाद में जब होटल के कमरे में लौटती है तो उसे हर जगह लंबे बाल दिखाई देते हैं और तब वो देखती है कि इब्लिस वहीं बैठा उसका इंतजार कर रहा है। वो उसे अपनी कहानी बताता है कि कैसे वो छोटी सी लड़की की पवित्र आत्मा ने उसे कैद किया था और कैसे उसने भगवान से एक और मौका मांगा था। भगवान ने उसे मौका तो दिया, लेकिन शर्त के साथ कि अगर वो उसी आत्मा के पुनर्जन्म को ढूंढकर उसे भ्रष्ट कर सके तो वो आजाद हो जाएगा। लेकिन अगर वो आत्मा हर जन्म में शुद्ध रही तो इब्लिस को हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा।
सदियों तक इब्लिस का नौकर उस आत्मा की तलाश करता रहा, लेकिन हर बार जब भी वो उस लड़की को ढूंढता वो मर जाती, इससे पहले कि वो इब्लिस से मिल पाती। लेकिन इस बार वो आत्मा फिर से जन्म ले चुकी थी, खायोन के रूप में, और अब खायोन ने ही उसे उस चिराग से आजाद किया था। अब बस उसे 3 इच्छाएं मांगनी थी और इब्लिस साबित कर सकता था कि वो भी एक आम स्वार्थी इंसान है। लेकिन खायोंग इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। उसने कोई भी इच्छा मांगने से इनकार कर दिया। वो हर बार उसे छोड़ने की कोशिश करती, कभी चिराग को समुद्र में फेंकती, कभी बेचने की कोशिश करती, लेकिन इब्लिस हर बार लौट आता। आखिर में खायोन को एक नया ख्याल आता है। वो इब्लिस से पूछती है कि क्या तुम सच में उड़ सकते हो। इब्लिस मुस्कुराता है और उसे दुबई की सबसे ऊंची इमारत की छत पर ले जाता है। लेकिन खायोन इम्प्रेस नहीं होती। वो अचानक से उसे धक्का दे देती है। इब्लिस नीचे गिरता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वापस ऊपर आ जाता है। वो खायोन का गला पकड़ लेता है और महसूस करता है कि वो लड़की कुछ अलग है। मौत सामने खड़ी है, फिर भी वो कोई इच्छा नहीं मांगती। उसी पल इब्लिस को सच्चाई का एहसास होता है कि खायोन वही लड़की है, वही आत्मा जिसने उसे 983 साल पहले उस चिराग में कैद किया था। लेकिन अब वो पहले से भी ज्यादा मजबूत और ज्यादा समझदार हो चुकी है और उसे भ्रष्ट करना लगभग नामुमकिन है। ये मानकर इब्लिस रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपने सेवक ब्लैक पैंथर से मिलता है। वो इस वक्त एक अमीर शेख के साथ एक जगवार में घूम रहा होता है। सदियों बाद अपने मालिक की आवाज सुनकर वो खुशी से झूम उठता है। इब्लिस मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने अपना नया मास्टर ढूंढ लिया है। इस बीच खायोन वापस कोरिया जाने वाली फ्लाइट में बैठती है। वो उस चिराग को वहीं दुबई में छोड़ देती है। सोचती है कि अब उससे छुटकारा मिल गया। लेकिन जैसे ही प्लेन में खाना परोसा जाता है, वो देखती है कि इब्लिस उसके सामने बैठा है। वो आराम से उसका डिनर खा रहा होता है। घर पहुंचने पर दादी और सारे लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन सब हैरान हो जाते हैं जब खायोन के साथ एक अजनबी आदमी अंदर आता है। वो होता है इब्लिस, जो कि अब इंसान के रूप में भेष बदल कर आता है। दादी की सहेलियों को लगता है कि खायोन को दुबई में एक पति मिल गया। खायोन चिल्लाकर कहती है कि वो बस एक आदमी है जो होटल में मेरे साथ ठहरा था। वो इब्लिस को पकड़कर बाहर खींच ले जाती है और कहती है, अगर तुमने मेरी दादी के सामने कोई भी गड़बड़ की तो मैं तुम्हें सच में मार दूंगी। गुस्से में वो कुल्हाड़ी तक उठा लेती है, लेकिन तभी उसकी दादी वहां आ जाती है। खायोन हैरान रह जाती है क्योंकि उसकी दादी को इब्लिस दिखाई नहीं देता। उन्हें लगता है कि खायोन को फिर से गुस्से का दौरा पड़ा है। वो प्यार से उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि घड़ी की टिक टिक सुनो, शांत हो जाओ। यहीं से कहानी पीछे जाती है। जब खायोन की माँ उसे छोड़कर चली गई थी तो उसकी दादी ने ही उसे सिखाया था कि गुस्सा कंट्रोल करने के लिए घड़ी की टिक टिक पर ध्यान दो। खायोन ने नेशनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में टॉप किया था, लेकिन उसने कॉलेज छोड़कर एक ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप खोल दी थी। दादी को थोड़ा दुख हुआ था, लेकिन उनका रिश्ता कभी टूटा नहीं। यहीं अगली सुबह खायोन अपनी नई कार लेकर काम पर निकलती है। गांव के लोग उसे साइकोपैथ समझते हैं। यहीं 2 लोग आपस में बात करते हैं कि सच में ये इतनी खतरनाक है। तो गांव की एक महिला कहती है कि हाँ, बचपन में तो वो लोगों को मार देती थी, पर अब समझदार हो गई है। उसके गांव वाले हमेशा उसके साथ रहे। लोगों ने उसे सिखाया कि परिवार और अपनापन गुस्से से कई ज्यादा मायने रखता है। शाम को जब खायोन घर लौट रही होती है, इब्लिस उसे रास्ते में रोक लेता है। अचानक उसकी नजर एक ट्रैक्टर पर पड़ती है। वो कहता है कि मुझे यही ट्रैक्टर चाहिए, लेकिन वो ट्रैक्टर विलेज चीफ पार्क का होता है। अब चीफ पार्क इब्लिस को खायोन के साथ देखता है। वो शक में पड़ जाता है, उसकी नाक को अपनी नाक से छूता है और फुर से गायब हो जाता है। चीफ पार्क हैरान होकर इधर उधर देखने लगता है। वहीं एक लोकल स्टोर में मिस खोंग नाम की एक औरत को उसका मैनेजर डांट रहा होता है, क्योंकि नीचे वाले फ्लोर पर सिर्फ खूबसूरत वर्कर्स को जाने की इजाजत थी ताकि ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके। वहीं खायोन और इब्लिस वहां खरीदारी करने पहुंच जाते हैं। इब्लिस सारे रंगीन प्रोडक्ट्स खरीदकर बच्चों की तरह खुश हो जाता है, जबकि खायोन गुस्से में है।
उसे चीफ पार्क वाला व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो गुस्से में कहती है कि मिंजी के सामने ऐसी हरकत करने की हिम्मत मत करना। इब्लिस पूछता है कि मिंजी कौन है। वहीं दिखाया जाता है मिंजी को, जो कि खायोन की सबसे अच्छी दोस्त होती है। मिंजी एक डेंटिस्ट है। वो इस वक्त गोल्फ खेल रही होती है। यहाँ उसकी मुलाकात मिस्टर रियो के असिस्टेंट से होती है। वो मिस्टर रियो से सख्त नफरत करती है क्योंकि वो उनके गांव को तोड़कर वहाँ प्रोजेक्ट बनाना चाहता है। इसीलिए वो उसके किसी भी आदमी से अच्छे से बात नहीं करती। उधर इब्लिस और उसका दूध एक और दुकान पर जाता है, जहाँ इब्लिस पहली बार कैन जूस पीता है, जो कि उसे बहुत पसंद आता है। फिर वो बच्चों को वीडियो गेम खेलते हुए देखता है और समझता है कि ये भी एक लैम्प बॉटल जैसा गेम है। वो सारे सिक्के हार जाता है, फिर भी जीत नहीं पाता। निराश होकर वो खायोन के पास भागता है और कहता है कि मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी एक इच्छा इस्तेमाल कर लूंगा। खायोन कहती है कि तुम खुद तो जादू से पैसे बना सकते हो। इब्लिस समझाता है कि हम खुद के लिए जादू नहीं कर सकते। इब्लिस शर्माते हुए बताता है कि मैंने तुम्हारी दादी से थोड़े पैसे उधार लिए थे। ये सुनकर खायोन का पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से से उसका पीछा करती है और इब्लिस ड्रामा करता है और उसकी कार के सामने कूद जाता है। खायोन बिना रुके उसे सीधा गाड़ी से उड़ा देती है। बाद में इब्लिस अपने दोस्त से शिकायत करता है। दोस्त सलाह देता है कि पागल औरत से उलझने से अच्छा है कि कोई पार्ट टाइम जॉब कर लो। इब्लिस पूछता है कि साइकोपैथ का मतलब क्या होता है। दोस्त उसे साइबर कैफे ले जाता है और इंटरनेट पर दिखाता है। परिभाषा देखकर खुद इब्लिस भी डर जाता है। अब इब्लिस खायोन को परखने का निश्चय करता है। वो उसके गैराज में जाता है जहाँ खायोन काम कर रही होती है। वो दरवाजा बंद कर देता है और अंदर आग लगा देता है ताकि खायोन डर कर कोई इच्छा मांग ले। लेकिन खायोन साइड डोर से बाहर निकलती है और एक मेटल रोड उठाती है और इब्लिस की धुलाई करना चालू कर देती है। वो चेतावनी देती है कि दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बाद में मिंजी और खायोन अपने वेडनेसडे डिनर ट्रेडिशन को निभाती है, एक ऐसा डिनर जो कि वो कभी मिस नहीं करती। दोनों हमेशा एक ही डिश ऑर्डर करती है। थोड़ी बहस होती है, लेकिन मिंजी की शांति खायोन के गुस्से को संभाल लेती है। डिनर के दौरान जब मिंजी पानी लेने जाती है, इब्लिस अचानक कूलर से निकल आता है। खायोन डर कर बोल पड़ती है, लेकिन सबको लगता है कि वो हवा से बात कर रही है। बाद में खायोन उसे एक हेयर पिन खरीद कर देती है और कहती है कि जब अदृश्य बनो तो ये पिन लगा लेना ताकि मुझे पता चल सके कि तुम सिर्फ मुझे ही दिख सकते हो। इब्लिस मुस्कुरा कर पूछता है कि तुमने ये इच्छा के रूप में क्यों नहीं मांगी। खायोन जवाब देती है क्योंकि मैं जानती हूँ जैसे ही मेरी 3 इच्छाएं पूरी होंगी तो मुझे मार दोगे। आगे वो बताती है कि मेरी दादी हमेशा कहती है कि इस दुनिया में बहुत से अच्छे लोग हैं, शायद बुरी तो मैं ही हूँ, तो तुम जिस प्योर सोल को ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हो सकती। इब्लिस मुस्कुराता है लेकिन हार नहीं मानता। तब खायोन उसे एक चुनौती देती है, उसकी पहली इच्छा बताकर कि अगर तुम अलग अलग 5 लोगों के जरिए मुझे ये साबित कर सको कि दुनिया सच में भ्रष्ट है तो मैं अपनी बाकी 2 इच्छाएं मांग लूंगी और तुम्हें खुद अपनी मौत दे दूंगी। इब्लिस को लगा कि खायोन ने अपनी कीमती विश में से एक विश इतनी बेवकूफ़ी भरी बात पर बर्बाद कर दी है। फिर भी वो ये साबित करने के लिए बेताब था कि वो किसी की भी फितरत को बदल सकता है। उनकी तलाश 5 उम्मीदवारों की शुरू होती है। पहली उम्मीदवार थी मिस खोंग, वही औरत जिसे उसके बॉस ने स्टोर में सबके सामने अपमानित किया था। उसे देखते ही इब्लिस मुस्कुराया और कहता है कि ये औरत तो पहले से ही बेबस है। वो बोला, इसे बिगाड़ना तो मेरे लिए बच्चों का खेल है, ये पहले से ही किसी विश की भूखी है। जल्द ही उन्होंने दूसरी उम्मीदवार भी ढूंढ ली, एक सीधी सादी लड़की जो गांव के बैंक में काम करती है। वो देखने में भोली लग रही थी, लेकिन इब्लिस का मानना था कि हर इंसान के अंदर कहीं न कहीं स्वार्थ छिपा होता है, बस सही वक्त आने का इंतजार करता है। थोड़ा आगे बढ़ते हुए इब्लिस की नजर एक आवारा कुत्ते पर पड़ती है और उसने तुरंत कहा, ये होगा मेरा तीसरा उम्मीदवार। खायोन ने हैरानी से पूछा कि कुत्ता? इब्लिस मुस्कुरा कर कहा कि तुमने ये नहीं कहा था कि तुम सारे इंसान ही चाहिए।
आगे चलते हुए गांव वाले मिस्टर सेंग उन्हें लिफ्ट देने के लिए रुकते हैं। खायोन उसे मना कर देती है। उसकी विनम्रता देखकर इब्लिस मुस्कुराता है और कहता है, ये होगा मेरा चौथा उम्मीदवार। आखिर में वो एक लोकल यूबर से मिलते हैं, एक खुशमिजाज आदमी जो अपनी पत्नी के साथ गांव में सिंपल कंट्री लाइफ रिकॉर्ड करने आया था। खायोन उसे पहचानती है और इब्लिस उसे पांचवा और आखिरी उम्मीदवार घोषित कर देता है। इब्लिस कहता है कि इंसान अपनी असली पहचान तभी दिखाता है जब उन्हें कुछ हासिल करने की उम्मीद होती है। मैं साबित कर दूंगा कि हर एक इंसान स्वार्थी है। उस रात खायोन एक अजीब सपना देखती है। वो खुद को सोने के ढेरों में देखती है, चमकते अनगिनत सोने के सिक्के। वो सपना उसे बेचैन कर देता है। अगली सुबह इब्लिस घबराता हुआ अपने नौकर को सब बताता है। शायद उसको पहली बार खुद पर शक होने लगता है। वो सोचता है कि शायद इस जन्म में खायोन को नहीं हराना चाहिए। मैं उसे अगले जन्म में भ्रष्ट कर दूंगा। और वो उड़कर सागर की ओर निकल जाता है थोड़ी राहत लेने। वो अपने मैजिक कारपेट के ऊपर बैठकर समुद्र के ऊपर लंच कर रहा होता है। तभी अचानक से 2 फाइटर जेट्स उसे देख लेते हैं और उसे खतरा समझकर पीछा करने लगते हैं। घबराकर इब्लिस भागता हुआ वापस गांव लौट आता है। अब छिपे रहने के लिए वो एक नया प्लान बनाता है। वो अपने नौकर शेर को खायोन के रिपेयर शॉप पर पार्ट टाइम जॉब करने भेज देता है ताकि वो उस पर नजर रख सके। लेकिन प्लान तुरंत ही फेल हो जाता है क्योंकि खायोन को जल्द ही पता चल जाता है कि शेर और इब्लिस पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। खायोन के बारे में और जानने की जिज्ञासा से इब्लिस उसकी पिछली जिंदगियों में झांकने निकल पड़ता है। एक जीवन में वो एक जासूस थी और दूसरे में राजा की संदेशवाहक। लेकिन हर जन्म में इब्लिस से मिलने से पहले ही वो मारी जाती है, कभी सिपाहियों के तीरों से तो कभी राजा के आदेश पर थका हारा। वो वर्तमान में लौटता है जहाँ खायोन उसका इंतजार कर रही होती है। तुमने मेरी विश अभी तक पूरी क्यों नहीं की? वो चीखती है। क्या तुम मुझे पागल करने की कोशिश कर रहे हो? जवाब में इब्लिस उसे एक ऊंची इमारत मिस्टर रियो के स्काई स्क्रैपर पर ले जाता है। वहाँ खुद मिस्टर रियो प्रकट होते हैं और हैरानी की बात यह है कि वो इब्लिस को देख सकते हैं। खायोन कुछ समझ पाती इससे पहले ही इब्लिस उसे धक्का देकर नीचे फेंक देता है और कहता है कि मुझे बस उसका एक पंख ला कर दो। खायोन नीचे गिर रही होती है। तभी मिस्टर रियो छलांग लगाते हैं। उनकी पीठ से विशाल चमकते फरिश्तों जैसे पंख निकलते हैं। वो खायोन को गिरने से पहले ही पकड़ लेते हैं। उतरते ही खायोन जल्दी से उनका एक पंख तोड़ लेती है और भाग जाती है। उधर इब्लिस और रियो आमने सामने खड़े होते हैं, एक पुराने दुश्मन की तरह। यही सच्चाई सामने आती है। इब्लिस एक शैतान है और रियो एक दिव्य फरिश्ता जिसे उसे रोकने के लिए भेजा गया है। दोनों के बीच बहस होती है। जाते जाते गुस्से में इब्लिस रियो की इमारत का आधा हिस्सा नष्ट कर देता है। अगली सुबह खायोन उस फरिश्ते के पंख से अपनी डायरी में लिखती है, लेकिन वो कलम अजीब थी। वो सिर्फ सच लिखती है। जब उसने लिखा कि मैं अपनी दादी के लिए एक बोझ हूँ, तो बोझ शब्द बदलकर ताकत बन जाता है। खायोन ये देखकर मुस्कुरा उठी। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी दादी के लिए बोझ नहीं, उनकी ताकत है। तभी इब्लिस प्रकट हुआ और बोला, मिस खोंग ने अपनी पहली विश मांग ली है। उसने उसे लैम्प से आजाद कर दिया था और उसकी पहली इच्छा पूरी कर दी थी। वो अपने बॉस से ऊंचे पद पर पहुंच गई थी। अब वो ब्रांच मैनेजर थी। कुछ दिन बाद खायोन ने जब मिस खोंग को देखा तो वो पूरी तरह बदल चुकी थी। आत्मविश्वास से भरी, खूबसूरत और बिल्कुल अलग इंसान। फिर खायोन ने इब्लिस को अपनी बेस्ट फ्रेंड मिंजी के बारे में बताया कि कैसे स्कूल में सब उसे परेशान करते थे जब तक खायोन ने खड़े होकर उसका साथ नहीं दिया था। उस दिन से दोनों अलग नहीं हुई। खायोन ने ही उसे मेहनत करने को प्रेरित किया था, जिसकी वजह से आज मिंजी एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनी। इस बीच शहर में मिस्टर रियो की असिस्टेंट इरेम उसे बताती है कि खोंग ने अपनी पहली विश मांग दी है और इब्लिस उसे पूरा कर रहा है। वो ये भी बताती है कि खायोन ने रियो का पंख क्यों लिया, ताकि वो एक सच्ची बिना बदलाव के रिकॉर्ड रख सके।
रियो बाहर से शांत दिखता है पर अंदर से दबाव में है, क्योंकि खुद भगवान ने उसे आदेश दिया था अगर इब्लिस हार जाए तो रियो को उसका सिर काट देना होगा। लेकिन रियो खुद भी चिंता में था, क्योंकि खायोन अनोखी थी, शायद खतरनाक भी। गांव में इब्लिस वीडियो गेम खेल रहा होता है जब वो देखता है कि एक आदमी सड़क पर सिगरेट फेंक देता है। गुस्से में वो कहता है कि इसे उठाओ, पर वो आदमी उल्टा उसे गाली देता है। इब्लिस तुरंत अपने दूत को बुलाता है, जो कि एक खूंखार जानवर में बदल जाता है और उस आदमी को डरा कर जंगल की ओर भगा देता है। वहीं जंगल में उसकी मुलाकात एक उल्लू से होती है, जो कि असल में इरेम होती है, रियो की असिस्टेंट और उसकी पुरानी दोस्त। लेकिन उनकी बात ज्यादा देर नहीं चलती, क्योंकि चीफ पार्क और उसके लोग जंगली जानवर की तलाश में पहुंच जाते हैं। दोनों जल्दी से इंसानी रूप लेकर नाटक करते हैं कि वो किसी अम्यूजमेंट पार्क से आए विजिटर्स हैं। बाद में दूत इब्लिस को बताता है कि खायोन की जिंदगी दोहरी है। वो अपनी रिपेयर शॉप तो चलाती है, पर हर महीने 4 दिन के लिए वो रहस्यमय छुट्टी लेती है। उन दिनों में वो स्कूबा डाइविंग, हाइकिंग और अपने वर्कशॉप में ताबूत बनाती है। लेकिन वो और किसी के लिए नहीं, बल्कि वो अपने खुद के लिए बना रही होती है। वो अपनी मौत की तैयारी कर रही होती है, ताकि अपनी दादी के जाने के बाद वो भी शांति से जा सके। ये सुनकर इब्लिस और दूत दोनों डर जाते हैं। अगर खायोन मर गई तो उनका मिशन खत्म हो जाएगा। उस दिन से इब्लिस खुद दादी की मदद करने लगता है। दूत बताता है कि खायोन उसके मरने के 983 साल पुराने किस्से के बारे में पूछ रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। दुर्भाग्य से खायोन ने वो पूरी बात सुन ली थी। फिर इब्लिस और खायोन डिनर पर जाते हैं। इब्लिस पूछता है कि क्या कोई जगह ऐसी है जो तुम्हें सच में खुश करती है। खायोन मुस्कुराती है और उसे शहर की सबसे ऊंची टावर पर ले जाती है। वो कहती है कि जब तुम पूरे अंधकार में ऊपर देखो तो वो सितारे नजर आते हैं, जिन्हें शहर की रोशनी छुपा देती है। उसकी बातों से प्रभावित होकर इब्लिस पूरे शहर की लाइट्स बंद कर देता है। आसमान में हजारों तारे चमकने लगते हैं। खायोन चुपचाप उसकी ओर देखती है और उसे किस कर देती है। वो कहती है कि मैं बस वही महसूस करना चाहती थी जो कि मिंजी ने एक बार कहा था, जब कोई तुम्हें सितारे देखने बुलाए तो इसका मतलब वो तुम्हें किस करना चाहता है। लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं होता, पर इब्लिस को होता है। वो उसे वापस किस करता है और उसी पल पूरे शहर की लाइट्स फिर वापस जल उठती है। वहीं दूसरी तरफ इब्लिस खायोन से डरा हुआ है। खायोन हर जगह उसका पीछा कर रही होती है, बस उसे दोबारा किस करने के लिए। इब्लिस इतना डरा होता है कि एक ताबूत में छुप जाता है, लेकिन खायोन उसे वहां भी ढूंढ लेती है। इब्लिस समझाने की कोशिश करता है कि किसी जिन को किस करना इतना आसान नहीं होता, इसके अपने कुछ नियम होते हैं। वहीं गांव में एक बैंक की कर्मचारी चुपके से खायोन के अकाउंट का पासवर्ड हैक करने की कोशिश कर रही होती है। उसे शक होता है कि आखिर एक छोटी सी वर्कशॉप चलाने वाली लड़की के पास इतना पैसा कैसे है। वो नोटिस करती है कि हर बार खायोन जब बैंक आती है तो उसके पास एक नया महंगा हैंडबैग होता है। इसी बीच एक नया परिवार भी गांव में शिफ्ट हो जाता है। घर पर इब्लिस टीवी ऑन करता है और परेशान हो जाता है। हर चैनल पर बस रोमांटिक किस सीन चल रहा होता है। तभी दादी उसे पुकारती है और कल का मौसम पूछती है। इब्लिस को बुरा लग जाता है। वो बोलता है कि इतने शक्तिशाली जिन को मौसम बताने के लिए बुला रही हो। दादी हंसते हुए कहती है, अरे मैं तुम्हें नहीं, अपने एआई असिस्टेंट को बता रही थी। अब इब्लिस खुद एआई से बात करने की कोशिश करता है। वो पूछता है, खायोन की हाल ही की सर्च हिस्ट्री बताओ। जो वो देखता है उससे उसकी हालत खराब हो जाती है। वो इंटरनेट पर सर्च कर रही थी कि इब्लिस को किस करने के लिए कौन सा मौसम सबसे अच्छा होता है। अब वो डर के मारे कांप उठता है। उसे लगता है कि खायोन अब पागल हो चुकी है। घबराया हुआ इब्लिस अपने जिन दूत के पास जाता है, पर दूत मदद करने के बजाय मजाक करता है। कहता है, सदियों से चिराग में बंद रहे हो, पहले दांत तो साफ करवा लो। सड़ तो नहीं गए। इब्लिस अब डेंटिस्ट क्लिनिक चला जाता है। जब पैसे देने की बारी आती है, उसे एहसास होता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। क्लिनिक की हेड मिंजी उसे पहचान लेती है।
वो खायोन की सबसे अच्छी दोस्त होती है। वो हंसते हुए इब्लिस को सीधे खायोन के पास ले जाती है। खायोन गुस्से से भर जाती है और फिर इब्लिस को एक मुक्का जड़ देती है। थोड़ी देर बाद इब्लिस खायोन की कार में बैठा अकेले शराब पी रहा होता है। तभी पुलिस आ जाती है। खायोन तुरंत कार का इंजन चालू करती है ताकि लगे कि इब्लिस ड्राइव कर रहा है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे ले जाए, इब्लिस समय रोक देता है और वहां से भागकर वो दादी के साथ चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल पहुंच जाता है। फेस्टिवल में एक चोर उससे टकराता है और उसका हेयर पिन चुरा लेता है। वो चोर अपने गैंग के पास भागता है जहां दो ग्रुपों में झगड़ा शुरू हो जाता है। इब्लिस टाइम रोक देता है और अपना हेयर पिन वापस ले लेता है। रात को जब आसमान में आतिशबाजी हो रही होती है, वो जादू से खायोन का नाम आसमान में लिख देता है। खायोन अपनी वर्कशॉप की खिड़की से उसे देखती है और मुस्कुराती है। उधर मिस्टर रियो खायोन से मिलने आते हैं। वो बताते हैं कि वो उसे इसलिए देख रहे थे ताकि इब्लिस जीत ना सके। उनका मिशन साफ है, अगर इब्लिस हार गया तो रियो को उसका सर काटना होगा। खायोन अपने गुस्से को छुपा लेती है, लेकिन उसके दिल में इब्लिस के लिए अब फीलिंग पैदा हो चुकी है। खायोन इब्लिस से पूछती है कि तुम और रियो दुश्मन क्यों हो। इब्लिस बताता है कि बहुत समय पहले जब जिन्हों ने भगवान के खिलाफ विद्रोह किया था, तो भगवान ने फरिश्तों को उन्हें खत्म करने के लिए भेजा। रियो उन फरिश्तों का नेता था। उसने ज्यादातर जिन्नों को मार डाला। कुछ बचे थे जो दुनिया भर में छुप गए और रियो आज भी उन्हें खोज रहा है। इब्लिस बताता है कि जिन्नी मौसम बदल सकते हैं, टेलीपोर्ट कर सकते हैं और समय को भी रोक सकते हैं। ये सुनकर खायोन को उनका पहला किस याद आ जाता है जब बारिश हो रही थी। घबराकर इब्लिस वहां से भाग जाता है। मिसेस खोंग अपनी दूसरी विश करती है। वो फिर से अपने 20वें साल में लौटकर ब्रांच मैनेजर बनना चाहती है। इब्लिस वो विश तुरंत पूरी कर देता है। इसी बीच नए परिवार का छोटा बेटा अपने घर में एक आदमी को बंद पाता है। वो दरअसल एक और जिनी होता है। थोड़ी देर बाद एक लड़का जिसका नाम जुनू, जो हाल ही में गांव में आया था, खोंग से मिलने आता है। वो बताता है कि वो उसे कॉलेज से जानता है और उसी की वजह से यहाँ शिफ्ट हुआ। उधर इब्लिस जब मिसेस खोंग की विश पूरी करता है तो 20 साल पीछे चला जाता है। वहाँ उसे बचपन की खायोंग मिलती है जो उसे पत्थर मार देती है। प्रेजेंट टाइम में खायोंग को ये याद आता है कि उसका रिश्ता इब्लिस से बहुत पुराना है। अब बारिश शुरू हो जाती है। खायोन इब्लिस को ढूंढने निकल पड़ती है। वो उसे एक सुनसान सड़क पर पाती है। वही कुत्ता उसके पास होता है जो हमेशा उस पर भौंकता था। पता चलता है कि उस कुत्ते का नाम मड है और वही इब्लिस से अगली विश करने वाला है। मड की इच्छा है वो एक हैंडसम 40 साल का आदमी बनना चाहता है। इब्लिस उसकी विश पूरी कर देता है, लेकिन बदले में कहता है कि अब सारे कुत्तों से कहना खायोंग पर कभी ना भौंके। मड इंसान तो बन जाता है पर दिमाग अब भी कुत्तों वाला होता है। यहाँ तक कि बिजली के खंबे के पास जाकर पेशाब करने लगता है। थोड़ी देर बाद दादी गलती से खायोंग की डायरी पढ़ लेती है। उन्हें इब्लिस से उसका कनेक्शन पता चल जाता है। खायोंग घबरा जाती है और इब्लिस से कहती है कि वो डायरी अपने चिराग में छुपा ले। वो कहती है, मुझे लगता था कि मैं लोगों के लिए एक जूते में फंसी पत्थर जैसी हूँ, सबके लिए असुविधा। वो ये भी कहती है कि जब उसकी दादी मर जाएगी तो वो भी जीना नहीं चाहती, और अगर मरना ही है तो वो चाहती है कि इब्लिस ही उसे मारे क्योंकि वो मजेदार और आसान होगा। वो नहीं चाहती कि इब्लिस हारे। इब्लिस हैरान रह जाता है। खायोन जानती है कि अगर वो जीता तो उसे मरना होगा, फिर भी वो उसी के साथ खड़ी है। दोनों मिलकर चिराग के अंदर फर्नीचर सजाते हैं ताकि खायोंग वहां काम कर सके। दादी उनकी आवाजें सुनकर देखने आती है, पर दोस्तों में उलझकर चिराग को पलंग में ही फेंक देती है, जिससे खायोंग और इब्लिस गलती से एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। वहीं खायोंग देखती है कि उसकी दादी रो रही है। गांव के बुजुर्ग मिस्टर किम का देहांत हो गया है और दादी कहती है कि अब उन्हें मौत से डर नहीं लगता क्योंकि वो खायोंग के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहती है। रात में खायोंग इब्लिस से दोबारा मिलती है और अपनी दूसरी विश मांगती है।
मैं चाहती हूँ कि मेरी दादी फिर से जवान हो जाए। इब्लिस हैरान हो जाता है। खायोंग की पहली विश खुद के लिए नहीं थी और अब दूसरी भी उसके लिए नहीं है। अब बस एक आखिरी विश बाकी है जो इब्लिस के लिए उसकी आत्मा को भ्रष्ट करने का अंतिम मौका है। वो इब्लिस से कहती है कि उसकी दादी को अभी जवान मत बनाना। वो चाहती है कि ये बदलाव ठीक 72 घंटे बाद हो। उसके दिमाग में कोई प्लान है। अगले ही पल वो अपनी दादी को हवाई की टिकट्स देकर सरप्राइज करती है। वो कहती है कि हम 2 दिन बाद निकलेंगे। दादी खुशी से झूम उठती है और पूरे गांव में खबर फैला देती है। वो हर किसी को बताती फिरती है। ये बात मिस खोंग की सास तक पहुंच जाती है। वो मिस खोंग को डांटती है, कहती है ब्रांच मैनेजर बनने के बाद भी तुमने अपनी घर की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया है। और सच में जब खोंग अपनी बेटी के हॉस्टल पहुंचती है तो कमरा खाली मिलता है। पता चलता है कि उनकी बेटी अपनी बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगी है और कॉलेज भी छोड़ दिया है। टूटी हुई मिसेस खोंग को अपने फैसले पर पछतावा होता है। उसी वक्त इब्लिस प्रकट होता है। वो याद दिलाता है कि आपके पास अभी भी एक आखिरी विश बाकी है जिससे वो सब ठीक कर सकती है। लेकिन जैसा कि वो हमेशा कहता है, इंसान स्वार्थी होता है और वैसा ही होता है। मिस खोंग अपनी आखिरी विश दूसरों पर बर्बाद नहीं करना चाहती। इधर 72 घंटे पूरे होते हैं और खायोंग की दूसरी विश भी पूरी हो जाती है। दादी अचानक जवान हो जाती है। शुरुआत में तो वो सदमे से बेहोश हो जाती है, पर जब होश आता है और आईने में खुद को देखती है तो यकीन नहीं होता। फिर खुशी खुशी में वो खायोंग की अलमारी खोलती है, कहती है अब नई उम्र है तो कपड़े भी नए चाहिए। खायोंग हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि वो सच में अपनी जवानी के दिनों में कितनी खूबसूरत लड़की रही होगी। उधर मिस्टर रियो को खायोंग के विश के बारे में पता चल जाता है। वो इब्लिस से मिलने आता है और कहता है ऐसे चमत्कार करना मना है। आज के दौर में अगर कोई अचानक जवान या अमीर हो जाता है तो जादू के अस्तित्व का पर्दाफाश हो जाएगा और ये ईश्वरीय नियमों के खिलाफ है। इसी बीच इब्लिस मठ की दूसरी विश पूरी करता है। हालांकि मठ अब एक हैंडसम इंसान बन चुका है, पर उसे पहचान और पैसे चाहिए ताकि वो इंसानों के बीच रह सके। इब्लिस वो भी दे देता है, लेकिन मठ के अंदर अब भी कुत्ते वाली आदतें बाकी रहती है। 2 लड़के उसे चिढ़ाते हैं तो वो गुस्से में उन्हें काट लेता है, जैसे कि कुत्ते काटते हैं। पूरा मोहल्ला हंगामे में बदल जाता है। घर पे दादी अपनी नई जवानी के खूब मजे ले रही होती है। गर्मियों में लेदर जैकेट पहनना, भागना, दौड़ना, स्टंट्स करना और दिन रात शॉपिंग करना। खायोंग मजबूर होकर उनके लिए नियम बनाती है, अब तुम अपनी पहचान छिपाओगी और अपने पुराने दोस्तों से दूर रहोगी ताकि कोई तुम्हें पहचान न ले। खायोंग जब दादी को संभालने में बिजी होती है तो इब्लिस को डिनर नहीं मिलता, तो वो गुस्से में बाहर जाकर बैठ जाता है। वहीं कुछ गांव वाले पत्ता गोभी की फसल काटने की तैयारी कर रहे होते हैं। इब्लिस भी चुपचाप उनके साथ काम करने लगता है। कड़ी मेहनत के बाद उसे पहली बार सैलरी मिलती है। वो इतना खुश होता है कि अगले दिन फिर लौट आता है, सिर्फ उस खुशी को दोबारा महसूस करने के लिए। उसी वक्त मिस्टर सिंह नाम का एक आदमी अपनी ट्रक से एक हिरन को टक्कर मार देता है। हिरन जिंदा होता है पर घायल भी होता है। अब वो उसे मारने ही वाला होता है कि इब्लिस वहां आ जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी 3 विश पूरी कर सकता हूँ। मिस्टर सिंह उस पर हंसता है और मजाक में पहली विश मांग लेता है। वो कहता है कि इस हिरन को ठीक कर दो और इब्लिस सच में उस हिरन को ठीक कर देता है। अब मिस्टर सिंह गुस्से में चिल्लाता है कि मेरी एक विश वेस्ट हो गई है। इब्लिस शांत स्वर में कहता है कि बाकी 2 विश सोच समझ कर मांगना। थोड़ी देर बाद इब्लिस दूत से कहता है कि वो जुनू की जांच करे, वही लड़का जो हाल ही में गांव में आया था। उसे पता लगता है कि कॉलेज के दिनों में खायोंग और जुनू साथ में डांस क्लास करते थे। इब्लिस को जलन होने लगती है। गुस्से में वो टाइम ट्रेवल करता है। अतीत में जाकर वो जुनू की टांग चोटिल कर देता है ताकि वो अगले दिन डांस ना कर पाए। इस बीच चीफ पार्क जुनू के घर जाता है। वो ये देखकर हैरान रह जाता है। घर में बॉडीगार्ड्स हैं और अंदर एक आदमी बंधा हुआ होता है। कुछ ही देर बाद वो गायब हो जाता है। अब खायोंग गांव में चारों तरफ छुपे हुए कैमरे लगा देती है ताकि दादी पर नजर रख सके।
घर आते ही वो देखती है कि दादी मिर्च के खेत में खुदाई कर रही है। वो कहती है कि यहाँ पैसे गड़े हैं। खायोन हंसते हुए समझाती है कि वो पैसे बहुत पहले ही शेयर मार्केट में लगा चुकी है और वो सुरक्षित है। शाम को खायोंग मिंजी के साथ डिनर करती है। वहीं पता चलता है कि खायोंग ने ही कभी मिंजी की कॉलेज फीस भरी थी। मिंजी पूछती है कि आंटी आजकल कहाँ है। खायोंग झूठ बोलती है कि वो हवाई में है। मैं काम की वजह से यहीं रह गई। अगले दिन दादी बाल कटवाने जाती है, पर रास्ते में एक स्कूटर उनसे टकराने वाला होता है। मिंजी वहां पहुंचती है और उन्हें बचा लेती है। दोनों में बातचीत होती है और मिंजी उनकी खूबसूरती देखकर दंग रह जाती है। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि वो खायोंग की दादी है। दोनों की दोस्ती हो जाती है। उधर बैंक की कर्मचारी जो खोंग के अकाउंट को लेकर जासूसी कर रही थी, अब अपने बॉस से डांट खाती है और वो उसे बर्तन धोने का काम दे देता है। वो गुस्से में बर्तन साफ कर रही होती है कि तभी उसे इब्लिस का चिराग दिखाई देता है। उसे केतली समझकर वो रगड़ देती है और इब्लिस बाहर आ जाता है। वो हैरान होकर अपने पहली विश मांगती है, मुझे खोंग के सारे पैसे चाहिए। इब्लिस मजबूर होकर वो विश पूरी कर देता है। थोड़ी देर बाद जब खायोंग अपनी डायरी लिख रही होती है, तभी इब्लिस वहां आ जाता है और कहता है कि अब देख लिया इंसान कितना भ्रष्ट है। खायोंग को एहसास होता है कि वो सही कह रहा है। वो दुखी होकर इब्लिस को गले लगाती है। जानती है कि एक दिन वही उसे मारेगा। उसका ये इशारा इब्लिस के दिल को छू जाता है। वहीं खायोंग की नजर पास रखी एक रेत की घड़ी पर पड़ती है, लेकिन उसके अंदर की रेत हिल नहीं रही होती। इब्लिस कहता है कि ये रेत घड़ी नहीं है, ये एक ताबूत है। इसमें जो रेत दिख रही है वो तुम्हारी पिछली जिंदगी की राख है। खायोंग उसे छूती है और अचानक उसे अपने पिछले जन्म की झलक दिखाई देती है। वो समझ जाती है कि वो पहले भी इब्लिस की चिराग में रह चुकी है। दूसरी ओर खायोंग देखती है कि उसकी दादी और मिंजी साथ में हंस रही है और हालांकि उसे खुशी होनी चाहिए, लेकिन उसके दिल में थोड़ी सी जलन उठती है। वो चुपचाप वहां से चली जाती है। उधर मिस्टर रियो गुस्से में भरा है क्योंकि इब्लिस ने मड को पैसे और आईडी दी थी, जो कि असल में रियो के अपने लॉकर से चुराई गई थी। अब खायोंग अपने पिछले जन्मों की यादों को समझने की कोशिश कर रही होती है। तभी दरवाजे पर मिस्टर रियो खड़ा होता है। वो कहता है, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ ताकि तुम याद कर सको कि तुम अपने पिछले जन्म में कैसे मरी थी। खायोंग गुस्से में मिस्टर रियो का सामना करती है। मिस्टर रियो शांत स्वर में जवाब देता है, क्योंकि मैं इब्लिस को मारना चाहता हूँ और तुम भी उसे हराना चाहती हो, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर ये काम कर ले। खायोंग उस पर भरोसा नहीं करती। वो पास पड़ी एक धातु की छड़ी उठाती है और उसके चेहरे पर वार करती है, ये कहते हुए कि तुम्हारी आंखें बता रही है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अगली सुबह पुलिस खायोंग की वर्कशॉप पर पहुंचती है। वो एक लापता लड़की की तलाश कर रहे होते हैं। खायोंग कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, मगर उसके चेहरे से साफ है कि वो कुछ छुपा रही है। दरअसल कुछ दिन पहले मिस्टर सैंग के ट्रक को रिपेयर करते हुए उसने हेडलाइट में फंसे कुछ बाल देखे थे और वो बाल उसी लड़की के थे जो अब गायब है। वहीं दूसरी तरफ खायोंग की दादी बहुत सजे धजे अंदाज में एक बेकरी जाती है और वहां मिंजी से टकरा जाती है। दोनों बातें करते हैं, हंसते हैं, लेकिन तभी दादी की एक पुरानी सहेली उन्हें देख लेती है। रात तक गांव में अफवाह फैल जाती है कि खायोंग की दादी ने कभी हवाई से कॉल नहीं किया और जब से वो गई हैं खायोंग के घर में एक जवान लड़की रहने लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि खायोंग ने अपनी ही दादी को मारकर दफना दिया। अगले ही दिन वो बुजुर्ग औरतें चीफ पार्क के साथ खायोंग के घर पहुंच जाती है। वो सब चिल्लाती है कि उसे गिरफ्तार करो, ये तो पागल है, कातिल है। लेकिन तभी चीफ पार्क को फोन पे वीडियो कॉल आता है और स्क्रीन पर खायोंग की दादी जिंदा नजर आती है। सभी दंग रह जाते हैं और शर्मिंदा होकर सब लौट जाते हैं। थोड़ी देर बाद इब्लिस प्रकट होता है। मुस्कुराते हुए कहता है कि थैंक यू तो बोलो, वो वीडियो कॉल मैंने ही अरेंज करी थी। खायोंग गुस्से में जवाब देती है कि यही होता है जब शैतान से मदद मांगो, नतीजा कभी भी अच्छा नहीं होता। उसकी बात सुनकर इब्लिस का चेहरा उतर जाता है। वो चुपचाप चला जाता है।
इसी बीच हमें आखिरकार इरेम की असली पहचान पता चलती है। वो मौत का फरिश्ता है जो मिस्टर रियो के धुएं से बनी थी। वो पहले स्वर्ग में एक उल्लू थी, लेकिन भगवान की बातें चोरी छुपे सुनने की वजह से वो अपनी सुनने की शक्ति खो देती है। अब वो लोगों के लिप्स पढ़कर उनकी सच्चाई समझती है। दूसरी ओर इब्लिस कुछ आदमियों के साथ जुआ खेलने बैठता है। एक आदमी उसे एडवांस में पैसे देता है और इब्लिस खुशी से उसकी नाक से नाक रगड़ता है, जो कि अरब संस्कृति में आभार का इशारा होता है। लेकिन वो आदमी उस पर छेड़छाड़ का केस लगाकर पुलिस में फंसा देता है। फिर खायों को आकर उसे छुड़ाना पड़ता है। गुस्से में वो इब्लिस को बहुत मारती है। तुमसे तो कुछ नहीं सुधरने वाला। इधर वो बैंक कर्मचारी जिसने खायों का पैसा चुराया था, वो परेशान है। वो उस पैसे को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रही। हार कर वो दूसरे विश मांगती है। वो बोलती है कि खायों के अकाउंट की लिमिट बढ़ा दो ताकि मैं उस पैसे को यूज कर सकूं। इब्लिस कहता है कि ये इच्छा भी मैं पूरी कर देता हूँ, और वो तुरंत ही महंगा बैग खरीद लेती है जो खायों के पास है। और वहीं मिंजी दादी के साथ वर्कआउट कर रही होती है, जबकि चीफ पार्क को जुनू के घर वाली पर शक होने लगता है। उसे एहसास होता है कि वो बॉडीगार्ड नहीं बल्कि असली सैनिक है। इब्लिस एक पेड़ के नीचे पहुंचता है और कहता है, बहुत साल पहले मैंने अपने कैंप के लिए जंग लड़ी थी। अब मैं एक नई जंग छेड़ने वाला हूँ, इस बार अपने इंसानी दोस्तों के लिए जो अन्याय झेलते हैं। तभी मिस्टर रियो प्रकट होते हैं। वो चेतावनी देते हैं कि इब्लिस, तुम दुनिया का संतुलन बिगाड़ रहे हो। अच्छा बनने का दिखावा मत करो, वरना मैं सबको बता दूंगा कि तुमने खायों के साथ क्या किया था। ये सुनकर इब्लिस की आंखें आग की तरह चमक उठती है। उधर खायों अपने कमरे में बैठकर इब्लिस की लैम्प की जांच कर रही होती है। वो पाती है कि इब्लिस 983 साल से कैद था, लेकिन लैम्प खुद उसके कैद के 20 साल बाद बनाई गई है। यानी कि वो कुछ बहुत बड़ा राज छुपा रहा है। इधर मट सड़क के किनारे अपने पिता का इंतजार करता है और बैंक की वो कर्मचारी फंस जाती है कि वो खायों के अकाउंट को ट्रैक कर रही होती है। वो रोज अपने आप भर जाता है। वो उसे धमकाता है कि अगर अकाउंट्स को कुछ होता है तो तुम्हारी नौकरी गई समझो। अब खायों मिस्टर रियो के पास पहुंचती है। वो कहती है कि मुझे अपने पिछले जन्मों की सच्चाई जाननी है। मिस्टर रियो उसे रेगिस्तान के एक पुरानी जगह पर ले जाते हैं, वही जगह जहां 1000 साल पहले उसकी मौत हुई थी। उस वक्त कोरिया राजवंश के दौरान बच्चों को गुलाम बनाकर अरब साम्राज्य में बेचा जाता था। खायोंग और उसका अपंग भाई भी उन्हीं में से थे। 16 व्यापारी उन्हें बांधकर रेगिस्तान पार कर रहे थे जब जंगली कुत्तों ने हमला कर दिया था। तो बचने के लिए व्यापारियों ने उसके भाई को कुत्ते के आगे फेंक दिया। खायोंग चीखती हुई एक पुराना लैंप ढूंढ देती है और उसमें से निकलता है इब्लिस। वो 3 इच्छाएं मांगने का प्रस्ताव रखता है।